भोलपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक दिन राजू नामक एक समोसे वाला आता है और गांव के एक बड़े मैदान में अपने समोसे के ठेले लगाता है। गांव में पहली बार समोसे बिकते देखकर गांव के सभी बच्चे और बूढ़े लोग राजू समोसे वाले की ओर आते हैं और समोसे मांगते हैं। ले लो राजू भैया के समोसे, बड़े स्वादिष्ट समोसे। ले लो राजू के समोसे। माँ, मुझे एक और समोसा चाहिए, बहुत स्वादिष्ट है ये। अरे भैया, और एक समोसा दे दो। ठीक है बनाता हूँ। इस तरह राजू समोसे वाला दिन भर समोसा बनाता और शाम में समोसे बेचकर घर आता है और अपने सारे पैसे गिनता है। आज की कमाई तो पूरी 5,000 लगती है। मुझे और समोसे बनाने होंगे, फिर क्या, पैसे ही पैसे होंगे। और वह यह बोलकर नाचने लगता है। कुछ दिनों बाद राजू अपने ठेले पर और समोसे बनाना शुरू कर देता है। अरे समोसे ले लो, समोसे, राजू के समोसे। अरे भैया, हमें 20 समोसे पार्सल कर दो। हाँ बहन जी, करता हूँ। अब तो बस 5 मिनट और रुकूंगा यहाँ। कोई और लेने वाला है क्या? हाँ महाराज, मेरी पत्नी को भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं उसके। अगर कुछ बच जाए तो इसी बहाने मैं भी अपनी पत्नी के लिए कुछ समोसे ले जाऊंगा। ठीक है, जाओ पहले समोसे वाले को ले आओ। राजा की बात सुनकर सरदार समोसे वाले के पास पहुंचता है और उससे, राजू तुम्हारा ही नाम है ना? राजा ने तुम्हें अपने महल में बुलाया है। उनकी तीसरी रानी को समोसे बहुत पसंद है, इसीलिए अपना यह समोसा का ठेला लेकर जल्दी से दरबार में आ जाओ। राजू थोड़ा घबरा जाता है, फिर वह पूरी हिम्मत के साथ कहता है, ठीक है, आता हूँ। अगले ही दिन राजू मंगल के दरबार में अपना समोसे का ठेला लेकर आता है और कहता है, राजा जी, जरा बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बुद्धू, मेरी सेवा नहीं, मेरी तीसरी रानी की सेवा करनी है। तभी तीसरी रानी आती है और समोसे पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अरे रानी जी, अब तो सारे समोसे खत्म हो गए, अब क्या खा रही हो? पता ही नहीं चलता ये राजा की रानी है या कोई भूतिया रानी। महाराज की रानी ने तो सारे समोसे खा लिए। 10,000 के हो गए इनके समोसे। अगर आपने अभी के अभी सारे पैसे दे दिए तो बहुत अच्छा होगा। राजा हंसते हुए कहता है, 10,000 रुपये? बकवास मत करो, राजा कभी पैसे नहीं देता। तुम मेरे राज्य में रहते हो और तुम्हें मेरी सेवा मुफ्त में करनी होगी। यह सुनकर राजू बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन वह राजा से कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपको रोज ऐसे ही मुफ्त में समोसे खिलाता रहूंगा, लेकिन आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। राजा जी, मुझे इतने समोसे बनाने के लिए आपके राज्य के कुछ सिपाही और आपके इस सरदार की जरूरत होगी। ऐसा करने से आपको जितने चाहिए उतने समोसे मुफ्त में मिल जाएंगे और बचे हुए समोसे को बेचकर मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। क्या ठीक है? वैसे भी मेरे सारे सिपाही सिर्फ खाकर मेरे दरबार में बैठे ही तो रहते हैं, ले जाओ इन सबको। राजू उन सभी को लेकर चला जाता है और उन्हें समोसे बनाना सिखाता है, लेकिन समोसे में भरे जाने वाले मसाले राजू खुद ही बनाता था। जिन समोसों को गांव में बेचना होता, वही समोसे में राजू पेट खराब होने की दवा मिला देता, और जो समोसे राजा के दरबार में जाने थे, उनके मसाले में वह कुछ भी गड़बड़ नहीं करता था। अरे सरदार, प्लेट अच्छे से धोना, गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और कल से हर दिन राजा जी को समोसे पहुंचाने के बाद तुम गांव में जाकर समोसे बेचोगे और सारे पैसे लाकर मुझे दोगे, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके से राजू सिपाहियों के साथ राजा के महल में अच्छे मसाले वाले समोसे पहुंचाता है और सभी सिपाहियों से मिलावट वाले समोसे गांव में बिकवाता है। ये राजू बहुत भला आदमी लगता है। भले ही हमसे गधे की तरह काम करवाता है, लेकिन कम से कम हमें खाने को तो दे रहा है। वो कंजूस राजा तो ना पैसे देता था और ना ही अच्छा खाना। एक दिन गांव में सबकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है और सब अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि यह सब हो कैसे रहा है। एक औरत कहती है, अरे मुझे तो लगता है हमारे गांव में कोई बीमारी आ गई है, जिसके कारण हम सब बीमार हो रहे हैं। अरे पर वो राजा जी, उनके महल वालों को तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है उनके दरबार को छोड़कर हमारे पूरे गांव में बीमारी फैल गई है। इस बीमारी से पूरे गांव वालों का हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन राजा मंगल के महल में सभी लोग ठीक थे। गांव वालों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि गांव में कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है और इस पर चर्चा करने के लिए सब एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे सुनो, यह तो पक्का है कि गांव में कोई बीमारी आ गई है।
अब लगता है हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। पर हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हमें राजा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि महल में कोई भी बीमार नहीं है। अब हम सब वहीं पर सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह सारे गांव के लोग राजा के महल में रहने के लिए पहुंच जाते हैं। जब राजा को सारी बातें पता चलती हैं तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? ये मेरा राजमहल है। मैं तुम सबको रोज कहाँ से खाना खिलाऊंगा और रखूंगा कहाँ? महाराज, वो सब हम नहीं जानते, पर हम अब यहीं रहेंगे। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे सामने अपनी जुबान चलाते हो? तुम सब यहाँ रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा? और अगर काम ही नहीं होंगे तो मुझे पैसे कैसे आएंगे? सिपाहियों, निकालो इन सबको। महाराज, हमारे सारे सिपाही और सरदार तो उस राजू समोसे वाले के लिए काम कर रहे हैं। उतने में राजू सभी सैनिकों के साथ रानी के लिए समोसे लेकर आता है। राजू के वहां आते ही रानी अपने आप को रोक नहीं पाती और समोसों पर टूट पड़ती है। सभी गांव वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये कैसा राजा है? हम इससे मदद मांगने आए हैं और यह रानी को समोसे खाते देखकर खुश हो रहा है। चुप हो जाओ तुम सब, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी राजू कहता है, अरे ऐसे कैसे चुप रहें? सुनो गांव वालों, इस राजा ने मेरे पैसे भी हड़प लिए हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इस रानी को पेट भर के समोसे खिला रहा हूँ, लेकिन इस राजा ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया और अब आप लोगों की मदद भी नहीं कर रहा है। सरदार, ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बंदी बना लो इन सबको। माफ कीजिए महाराज, पर अभी हम आपके लिए काम नहीं करते। हम अपने नए मालिक राजू के लिए काम करते हैं और ये तो हमें पेट भर के खाने भी देता है। आपकी तरह कंजूस नहीं है। हाँ हाँ, आज से राजू ही हमारा मालिक है। मालिक ही नहीं, अब तो ये हमारा महाराज है। अरे चुप हो जाओ तुम सब, मैं समझ गया, ये सब इस राजू की ही चाल है। गांव में कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरे ही समोसे खाकर तुम्हारी ये रानी मोटी हुए जा रही है, फिर गांव वाले बीमार कैसे हुए जा रहे हैं? भी सारे गांव वाले कहते हैं, ये राजा झूठा है, इसे हटाओ यहाँ से। फिर राजू को नया राजा बनाया जाता है और वो सारे गांव में दवाई का छिड़काव करता है। सभी गांव वाले अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में आंसू नाम का चित्रकार आकर रहने लगता है। आंसू गांव वाले से ज़्यादा बातचीत नहीं करता और अपने आप में ही मगन रहता था। गांव वाले इसके इसी व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन दीनू और रवि बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे दीनू, ये आंसू कुछ अजीब नहीं लगता? किसी से बात नहीं करता, दिन भर बैठे बस चित्र बनाता रहता है। हाँ भैया, बोल तो तुम सही रहे हो। मुझे भी आंसू बहुत गड़बड़ आदमी लगता है और मैं तो कहता हूँ कि उसके घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वह दिन भर घर में क्या बैठा बैठा करता रहता है। फिर एक दिन जब आंसू घर में नहीं होता है तो वो दोनों आंसू के घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें ढेर सारी लड़कियों की पेंटिंग दिखती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर पेंटिंग! देख रहे हो भैया, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। अगर ये लड़की असली की होती तो मैं तो इनसे शादी कर लेता। तभी उन दोनों को एक चुड़ैल की पेंटिंग दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे भैया, वह देखो, ये चुड़ैल तो एकदम असली की चुड़ैल लग रही है। तभी वह चुड़ैल पेंटिंग से बाहर आ जाती है और कहती है, सही कह रहे हो तुम दोनों, मैं एक चुड़ैल ही हूँ। यह सुनकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सामने से आंसू आ जाता है और वो दोनों आंसू से कहते हैं, अरे आंसू, हमें बचा लो, तुम्हारे घर में तो असली की चुड़ैल है, वह हमें मार डालेगी, बचा लो हमें। तुम सही कह रहे हो रवि, वह असली की चुड़ैल है, अब वह तुम दोनों को सच में मार डालेगी। आंसू की बात सुनकर रवि और दीनू परेशान हो जाते हैं। क्या मतलब आंसू भाई, वह चुड़ैल तुम्हारे साथ रहती है? तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, मैं मालिक के साथ रहती हूँ और मैं उनकी गुलाम हूँ। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल रवि और दीनू दोनों को मार डालती है। पेंटिंग की सारी लड़कियां बाहर आ जाती है और रवि और दीनू का मांस खाने लगती है और अब वहाँ पर सिर्फ उन दोनों का कंकाल रह जाता है। आज फिर मेरे इन गुलामों ने एक
एक और शिकार कर लिया। आंसू उन कंकालों को उठाकर गांव के बाहर फेंक देता है। अगली सुबह रामू उन कंकालों को देखता है और जाकर गांव के सरपंच को सारी बातें बताता है। सरपंच जी, मैंने गांव के बाहर 2 कंकाल देखे हैं। मुझे लगता है कि वह कंकाल रवि और दीनू के हैं। वह दोनों बहुत दिन से ही लापता है। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, रवि और दीनू का नहीं हो सकता। चलो चलकर देखते हैं। वे लोग उस कंकाल के पास जाकर देखते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, ये तो सच में दीनू और रवि का ही कंकाल है, लेकिन इन दोनों को इस तरीके से किसने मारा और पूरा मांस भी निकाल डाला है। फिर वह लोग रवि और दीनू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर कई दिनों तक गांव में कोई भी घटना नहीं होती है। एक दिन आंसू अपने घर से बाहर जा रहा होता है। तभी सालू और शीनू की नज़र आंसू पर पड़ती है। सालू सीनू से कहती है, अरे सीनू देख तो कितना खूबसूरत लड़का है, काश मैं इससे शादी ही कर लेती। हाँ सालू, सही कहा तुमने। अपने गांव के लड़के को देखा है, बिल्कुल छपरी लगते हैं सारे, ना ही शकल है और ना ही अकल। थोड़ी देर में आंसू वापस आ जाता है। सालू आंसू के पास जाकर कहती है, मेरा नाम सालू है, आपका नाम क्या है? मैंने आपको आते जाते देखा है। अरे थोड़ा सांस तो ले लीजिए सालू जी, आप तो गोलियों की तरह सवाल दागे जा रही हैं। आंसू अपने बारे में उन दोनों को बताता है। तभी सालू कहती है, अच्छा आप चित्रकार हैं, हमें भी अपनी पेंटिंग दिखाओ ना। आंसू उन दोनों को लेकर अपने घर पेंटिंग दिखाने ले जाता है। वहाँ दोनों पेंटिंग देखकर कहती हैं, अरे वाह, ये पेंटिंग तो बिल्कुल असली लग रही है। सालू आंसू से कहती है, आप कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, मेरी भी पेंटिंग बनाओ ना। आंसू मना कर देता है, लेकिन सालू के जिद के आगे आंसू उसे कल आने को कहता है। तभी सीनू की नज़र 2 पेंटिंगों पर पड़ती है, जो कि रवि और दीनू की होती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सालू सीनू से कहती है, अरे सीनू देख ना, आंसू ने मेरी पेंटिंग बनाने के लिए हाँ कर दी, कितना अच्छा लड़का है। ज़्यादा खुश मत हो, तूने देखा नहीं, वहाँ रवि भैया की भी पेंटिंग बनी हुई थी। ये आंसू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। यह सुनकर सालू को गुस्सा आ जाता है और वह सीनू से कहती है, सीनू तू भी ना, मैं तो वहाँ थी, मुझे तो कोई पेंटिंग नहीं दिखी। तू चिढ़ रही है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। सीनू कहती है, मुझे क्यों चिढ़ होगी, तुम्हारी मर्जी, तुम मत मानो मेरी बात। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सालू आंसू के घर पेंटिंग बनवाने पहुँच जाती है। आंसू कहता है, अरे वाह शालू, आज तो तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। आज तो तुम्हारी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तभी वह सालू को लेकर पेंटिंग वाले रूम की तरफ जाता है। सालू देखती है कि वहाँ रवि और दीनू की भी पेंटिंग पड़ी होती है। पेंटिंग देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अरे यह तो सच में रवि और दीनू की ही पेंटिंग है, अब मैं क्या करूं? सालू को डरता देख आंसू उससे कहता है, अरे सालू डरो मत, ये रवि और दीनू के ही पेंटिंग है। कुछ दिन पहले वह दोनों बनवाने आए थे, कह रहे थे कि बाद में आकर ले जाएंगे, पर अभी तक आए नहीं। तभी सालू आंसू को सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। चलो तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग अच्छे से बना देता हूँ। सालू आगे जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे आंसू पर शक होने लगता है। उसे आंसू से डर लगने लगता है और वह वहाँ से भागने के लिए बहाना खोजने लगती है। तभी वह आंसू से कहती है, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ, पीछे के साइड किचन है, जाओ पानी पी कर आओ, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता रहता हूँ। जैसे ही सालू किचन में पानी पीने के लिए जाती है, तभी पेंटिंग से चुड़ैल निकल जाती है और वह आंसू से कहती है, मालिक आज तो मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर आंसू हंसते हुए कहता है, सही कह रही है चुड़ैल, लेकिन थोड़ा सब्र कर, नहीं तो सालू को सारी बातें पता लग जाएगी। सालू किचन से आते समय आंसू और चुड़ैल की सारी बातें सुन लेती है। सालू कहती है, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? आंसू तो शैतान है, उसने चुड़ैल को अपने घर में रखा है, अब क्या होगा? ये दोनों तो मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं?
कैसे बचूं? तभी सालू के सामने रवि और दीनू की आत्मा आ जाती है और उससे कहती है, अरे सालू बहना, तुम यहाँ से भाग जाओ और इस झोपड़ी में आग लगा दो। जैसे ये झोपड़ी जलेगी वैसे ही सारी चुड़ैलें मर जाएंगी। सालू वहां से भागने लगती है। तभी आंसू और चुड़ैल सालू को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ भाग रही हो सालू? आज तुम्हें मुझे और मेरी चुड़ैल का खाना बनना होगा, नहीं तो हम दोनों भूखे रह जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों सालू के पास बढ़ने लगते हैं। तभी आंसू की झोपड़ी जलने लगती है और बाहर से आवाज आती है, सालू तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने झोपड़ी में आग लगा दी है। आंसू अपनी पेंटिंग बचाने के लिए पेंटिंग वाले रूम में भागता है, लेकिन आंसू और चुड़ैल जलने लगते हैं और सालू बाहर आकर सीनों से लिपटकर रोने लगती है। तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, अगर तू नहीं होती तो आज क्या होता मेरा। चल अब रो मत। रवि और दीनू भैया की आत्मा ने मुझे रात में कल सारी बातें बता दी थी, तभी मैं गांव वालों को लेकर यहाँ पहुँच गई और इस झोपड़ी में आग लगा दी। फिर गांव से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और सभी लोग अपने घरों में अच्छे से रहने लगते हैं।